जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जानकारियों को और तथ्यों को आपके सामने हम रखे थे। इसके अलावे इसके प्रमुख स्थलों में से 3 स्थलों के बारे में हमने चर्चा किया था। आइए आज चौथे स्थल से हम लोग जानकारी अध्ययन करते हैं। इन प्रमुख स्थलों के बारे में जानते हैं, किस स्थल से क्या प्राप्त हुए, किसकी खुदाई किसने की और किस नदी के तट पे अवस्थित है। तो चौथे नंबर पे हमारा रोपड़ है। रोपड़, आइए रोपड़ की चर्चा करते हैं। रोपड़ सबसे पहले जान लेते हैं कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ शहर था जो कि पंजाब राज्य में था। वर्तमान समय में पंजाब जो राज्य है वो राज्य सतलज, अभी भी वर्तमान में भी सतलज नदी है पंजाब में, उसी नदी के तट पे बसा हुआ शहर था जिसकी खुदाई यशोदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में किया। 1953 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई यशोदत्त शर्मा के द्वारा किया गया और ये वर्तमान समय में पंजाब में है, जो भी सतलज नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने आप लोग को बताया था कि जितने भी स्थल हैं किसी न किसी नदी के तट पे ही अवस्थित हैं, क्योंकि पहले पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। आज तो हैंडपंप, कल, चापाकल, समरसेबुल, बहुत तरह की आपके पास फैसिलिटियां हैं। उस समय नदी के किनारे ही लोगों को बसना पड़ता था। क्यों? क्योंकि पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बड़ा मुश्किल होता था और पानी हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। कह रहा है कि यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का शव मिला है। आपको याद होगा, मैं जब पढ़ा रहा था आपको पाषाण काल, तो मैंने पढ़ाया था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मैंने एक स्थान का जिक्र किया था जिसका नाम था ब्रुजहोम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहां आपको मैंने बताया था कि जानवर के साथ साथ मानव का शव मिला है, यानी एक मनुष्य के साथ कुत्ते का शव मिला था। कुत्ता पालतू था, प्रिय था। हो सकता है कभी ऐसा होता है कि मालिक की मृत्यु होती है तो उनका प्रिय चीज उनके साथ डाल दिया जाता है, दफना दिया जाता है। अभी भी वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हिंदू धर्म में रस्म रिवाज के तहत पर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के साथ साथ उसकी जो अनमोल चीजें होती हैं, कुछ वैसी चीजें जो उन्हें साथ में दान कर दिया जाता है या जला दिया जाता है या किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है। वही वहां से भी एक प्रमाण मिला है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू जानवर का भी शव मिला है, यानी जस्ट लाइक ए ब्रुजहोम की तरह, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जहां मानव के साथ साथ कुत्ते का शव मिला था। अब आते हैं बनवाली की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा स्थल है वो बनवाली है। ये जो स्थल है वो रंगोई नदी के तट पे हरियाणा में है। कहाँ है ये? हरियाणा। अभी हमने देखा रोपड़ के बारे में जो कि पंजाब में है सतलज नदी के तट पे, और ये जो है बनवाली, ये आपका है रंगोई नदी के तट पे जो कि हरियाणा में है। इसके खोजकर्ता जो है, खुदाईकर्ता रविंद्र सिंह हैं, जो कि 1973 ईस्वी में इसकी खुदाई किए थे। रविंद्र सिंह जी के द्वारा 1973 ईस्वी में खुदाई की गई थी। किसकी? बनवाली की, जो कि हरियाणा में रंगोई नदी के तट पे है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है स्थल के बारे में जानना कि कौन सा स्थल है, कहाँ पे है, किसने उसकी खुदाई की और कब खुदाई की। ये लगातार एग्जामों में ऐसा देखा गया है कि इससे प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी चीज है, आज के समय में एग्जाम का सारे पैटर्न बदल चुका है, तो आप ऑनलाइन क्वेश्चन अगर सिर्फ पढ़ लेते हैं तो संभव नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाइड आप कर पाते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। इसीलिए मेरा तटस्थ यही प्रयास है कि आप लोगों तक जो भी जानकारी हो, उसके बारे में जितनी जानकारी मेरे पास हो सके अवेलेबल, अन्य बुकों के माध्यम से, अन्य नोट्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, कह रहा है कि यहाँ घरों में सोखता की व्यवस्था की गई है। अब सोखता क्या होता है आप लोग भली भांति जानते हैं। जब नली का पानी का निकासी की व्यवस्था नहीं होता है, कहीं किसी अन्य मार्ग द्वारा नली को आप पानी को नहीं ले जा सकते कहीं, तो घर में हम लोग सोखता बनाते हैं, यानी पानी धरती के अंदर ही हम लोग उसको डाल देते हैं। यानी इससे स्पष्ट पता चलता है कि बनवाली में उतनी अच्छी नालियों की व्यवस्था नहीं थी, ये जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण वहां पे घर में ही लोगों को सोखता बनाना पड़ता था। आगे कह रहा है कि यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी डेवलपमेंट उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी जितनी कि अन्य शहरों में हुई थी। अगर यहाँ भी डेवलपमेंट होती तो सड़कें सीधी होती। अन्य जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा मोहनजोदड़ो वगैरह में, सड़कें चौड़ी होती थी, दोनों तरफ ये पौधे वगैरह लगाए गए थे, नलियों की उचित व्यवस्था थी, है ना, यातायात की सुविधा थी। तो यहाँ पे वैसी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ नलियों का निकासी के लिए व्यवस्था नहीं था, तो सोखता बनाया गया। सड़कें भी यहाँ टेढ़ी मेढ़ी थी। इसके अलावा यहाँ कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है यहाँ पे? तो खिलौने की आकृति में हल जो पहले जानवरों को देखते होंगे, जानवर को पालो वगैरह डालकर और बीच में दोनों जानवरों के बीच में एक हल, जिससे सिंचाई हुआ करती थी, जुताई हुआ करती थी,
उन जुताई के माध्यम में जो हल का प्रयोग करते थे उसकी आकृति का खिलौना मिला है, जौ और तांबा भी मिले हैं। यानी इससे पता चलता है कि यहाँ खेती भी हुआ करता था, उद्योग धंधे भी थे, इसीलिए तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अब आगे देखते हैं हम कालीबंगा को। कालीबंगा कहाँ है, किस स्थल पे है, किसने इसकी खुदाई की? तो कालीबंगा की खुदाई बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा किया गया। यानी दो महानुभावों के द्वारा इस स्थल की खुदाई की गई, जिसमें बीके थापर जी थे और बीबी लाल जी थे। अब ये स्थल है कहाँ? तो ये स्थल आपका हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, जो कि सरस्वती घग्गर नदी, अभी घग्गर के नाम से जानते हैं, पहले सरस्वती के नाम से जाना करते थे। तो सरस्वती नदी का जो नाम है वो पुराना नाम है, घग्गर आधुनिक नाम है। इस नदी के तट पे जो मिला है वो स्थल कौन सा है? कालीबंगा है, जो कि राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? देखिए, हर एक वर्डों का शाब्दिक कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन कुछ वर्डों का अर्थ का उपयोग होता है और कुछ वर्ड को हम लोग डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इस वर्ड का अर्थ है, एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी वजह से इस वर्ड का अर्थ भी यहाँ दे दिया गया है। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। चूड़ियां जो महिला लोग पहनती है, लड़कियां लोग पहनती है अपनी हाथों में, वो चूड़ी के बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है कि काली मिट्टी का बना हुआ चूड़ी का अर्थ होता है कालीबंगा। कालीबंगा का ही अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियां। आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से प्राप्त हुआ है आपको अलंकृत ईंट। अब अलंकृत ईंट का मतलब क्या होता है? यानी वो ईंट सजाया गया है। आप लोगों ने पहले पिछले क्लास में पढ़ा है, मोहनजोदड़ो के अंतर हड़प्पा के अधीन आपने पढ़ा है कि वहां पे घड़े जो होते थे वो अलंकृत होते थे। और पाषाण काल में मैंने बताया था आप लोगों को कि मृत भांड का उपयोग किया गया था, यानी बड़ा सा घड़ा में शवों को डाला गया था। आगे भी जिक्र करेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ जो ईंट मिले हैं वो अलंकृत मिले हैं, यानी सजे सजाए हुए ईंट मिले हैं। चूड़ियां मिली है, चूड़ियां जो हाथों में पहनने के लिए होती है। जोते हुए खेत मिले हैं, हल मिले हैं और हवन कुंड मिले हैं। अब हल से ही पता चलता है कि निश्चित रूप में यहाँ सिंचाई की व्यवस्था होती थी। ईंट वगैरह का प्रयोग किया गया अलंकृत, यानी यहाँ पे घर वगैरह को अच्छे तरीके से डेकोरेट करके बनाया जाता था, क्योंकि ईंटों को जब साजो सजा किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि घरों को भी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता होगा। चूड़ियां मिली है, यानी श्रृंगार का सामान भी महिला लोग काफी ये प्रोग्रेस की हुई होंगी, ताकि चूड़ी वगैरह का भी निर्माण हुआ है। फिर हवन कुंड, हवन कुंड से पता चलता है कि यहाँ लोग आस्था के प्रति, भगवानों के प्रति ज्यादा झुकाव थे, यानी भगवान के बारे में यहाँ जानते थे लोग, उनकी पूजा पाठ किया करते थे, तभी तो हवन कुंड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कह रहा है कि इसका खोज, यानी ये कालीबंगन का खोज कौन किए? तो आलमानंद घोष के द्वारा किया गया। आलमानंद घोष जो थे उन्हीं के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई। आइए आगे देखते हैं धौलावीरा के तरफ। धौलावीरा कौन सा स्थल है, कहाँ पे है? तो धौलावीरा गुजरात में एक स्थल है जो लूनी नदी के तट पे है। लूनी नदी का नाम आप लोग काफी सुने होंगे। लूनी नदी के तट पे जो धौलावीरा है वो तट है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह विट्स के द्वारा किया गया। रविंद्र सिंह विट्स जो थे उन्होंने इस स्थल की खुदाई की, जिसका नाम है धौलावीरा। आगे यहाँ पे क्या क्या मिला और धौलावीरा है क्या, तो मैं आपको बताते चलूं। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ हो जाता है कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पाकिस्तान से लेकर भारत तक डेवलप है, जो कि आप लोगों को मैंने उस दिन बताया भी था डायग्राम बना के कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। बलूचिस्तान गिलगित तक था फैला हुआ, और इधर अपने पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो हम लोगों ने देखा भी था मैप के माध्यम से, उसको मैंने आपको डिजाइन करके बताया था, उसके सारे चौहद्दी को बताया था और उसको बताया था किस नदी के तट पे भी है। तो उसको आप लोग देख लीजिए एक बार पुनः, जो नहीं देखे हैं वो बैक वीडियो देख लीजिए, उसी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भारत और पाक, यानी उस समय भारत और पाक दोनों एक ही था, लेकिन अभी वर्तमान समय को देखते हुए भारत अलग है, पाक अलग है, पाकिस्तान पाक। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था कौन? धौलावीरा। याद रखेंगे आप लोग। ये आगे इससे जुड़ा हुआ एक और चीज मिलने वाला जो आपको कंफ्यूज करेगा, तो वहां आएंगे तो फिर हम इसको आपको क्लियर करेंगे। सुतकोटडा, ये कह रहा है कि इसकी खुदाई गणपति जोशी जी ने करवाया था। गणपति जोशी जी थे जिनके माध्यम से किसका सुतकोटडा की खुदाई की गई, और यह स्थल गुजरात में पाया जाता है। अब गुजरात में है तो गुजरात में कौन सी नदी है, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है, लूनी नदी है। तो लूनी नदी के तट पे सुतकोटडा पाया गया। यहाँ कलश सावधान मिले हैं और अश्व घोड़ा की हड्डियां मिली है और कब्रगाह मिले। अब देखिए कलश सावधान पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं हड़प्पा काल में,
और उससे पहले आप लोग को मैंने पाषाण युग में ही पढ़ाया था कि मृत भांड मिले हैं। मृत भांड और कलश अवधान कोई अलग चीज नहीं है, लैंग्वेज का अलग अलग प्रयोग हुआ है, जबकि दोनों चीजें एक ही है। यानी बड़ा सा घड़ा है और उसमें शवों को डाला गया है, तो वो कलश अवधान हो गया, और मृत भांड भी वही हो गया, यानी मृत शरीर को बड़ा सा भांड, भांड मतलब बड़ा सा घड़ा में डाला गया है। दोनों चीजें एक ही हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से पूछता है कि मृत भांड या कलश अवधान की व्यवस्था किस सभ्यता में थी, यानी किस स्थल पे थी, तो आपको बताना है कि सुतकोटदा में ये कलशोद्धान की व्यवस्था थी। इसके अलावा अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़ा की हड्डियां मिली है, और कब्रगाह मिले हैं। कब्रगाह कहने का मतलब है कि जहां मनुष्यों को या जानवरों को दफनाने की व्यवस्था है। ये क्लियर नहीं यहाँ किया गया है कब्रगाह में कौन सा कब्रगाह, मानव के लिए, जानवरों के लिए। कब्रगाह मतलब हड्डियों से भरा हुआ एक स्थल मिला है जहां अलग अलग लोगों को, एक यहाँ पे है, वहां पे, मतलब जो सिस्टमैटिक होता है दफनाया गया, उस तरह से दफनाया गया है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि उस समय लोगों को दफनाने की व्यवस्था थी, जलाने और दफनाने की व्यवस्था में, दफनाने की व्यवस्था थी कब्रगाह में। अगला है लोथल। लोथल काफी चर्चित स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी खुदाई कर रहा है कि एस आर राव के द्वारा किया गया, और यह स्थल भोगवा नदी गुजरात में है, यानी भोगवा नदी गुजरात में है। उसी गुजरात में भोगवा नदी के तट पे कौन सा स्थल है? लोथल है, जो कह रहा है कि यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अब बंदरगाह क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बातें हैं, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। बंदरगाह कहने का मतलब होता है, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हैं, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड सब जानते हैं कि जहां पे जाते हैं तो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के लिए गाड़ियां मिलती है, गाड़ियां रुकती है, ये सामान का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है। वैसे ही जल जहाज, यानी जल के मार्ग से जो चलने वाले जहाज होते हैं, वो जहाज जहां रुकते हैं या जहां से सामान उठाते हैं और जहां लाके सामान छोड़ते हैं, यानी कहा जाए तो एक स्टेशन है, एक जगह है, एक स्थल है जो बंदरगाह समुद्र के तट पे है, जहां पे जल के माध्यम, जल पे चलने वाले जो जहाज हैं वो आते हैं, वस्तुओं को और इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। यानी माल ढुलाई का एक सेंटर है जहां से सामान को उतारते हैं और सामान को चढ़ाते हैं, वो स्थल है, उसे कहते हैं बंदरगाह। जस्ट लाइक ये बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की तरह ही है, ये समझिए कि जल का स्टेशन है। जहां फारस से प्राप्त मुहर मिले है, फारस देश है, फारस देश का मुहर यहां से मिला है। अब इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि अगर किसी देश का मुहर किसी के व्यक्ति के पास या किसी स्थल से मिलता है तो स्पष्ट ये चीजें हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं उस देश से व्यापारिक संबंध रहा होगा, कहीं ना कहीं उस वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए लोग वहां आए होंगे, क्योंकि फारस देश का मुहर ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा, और एक तो नहीं मिला होगा, बहुत बड़ी पर्याप्त मात्रा में मिला होगा। अभी तो इतिहास में इन चीजों का वर्णन है कि लोथल से फारस का मुहर प्राप्त हुआ है, यानी हो सकता है कि फारस देश से व्यापार यहां से वहां किया जाता था, इसलिए वो मुहर लगाकर उसको भेजा जाता होगा और वो भारी मात्रा में वहां से मिले हैं। यानी स्पष्ट ये पता चलता है कि व्यापार भी हुआ है, यानी एक देश से दूसरे देश में लोथल के स्थल से व्यापार भी। औद्योगिक शहर आप लोग पढ़े थे, औद्योगिक शहर के बारे में पढ़े थे ना, उद्योग धंधा वगैरह, जहां महिलाओं का मेकअप वगैरह ये सब था, है ना। तो आइए देखते हैं आगे। कह रहा है कि ये तो फारस का तो मोहर मिला ही मिला है, यहाँ घरों के दरवाजे सड़कों पे खुलते थे। देखिए इससे पहले जितने भी स्थल आपने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता में, सारे के सारे स्थल में जो दरवाजे होते थे ना, वो घर के मतलब सड़कों से पीछे खुलते थे। हाँ, खिड़कियां खुलती थी, मेन रोड पे सड़क पे खिड़कियां खुलती थी, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते थे। दरवाजे और खिड़कियां ज्यादातर स्थलों में देखा गया है कि वो रोड के अपोजिट दाहिने या बाएं, यानी अगर रोड इस तरफ से है तो घर का दरवाजा इस तरफ होगा या पीछे होगा या इस तरफ होगा, यानी जस्ट अपोजिट या दाएं या बाएं हुआ करते थे, सामने से नहीं खुलता था। किंतु यहाँ खुले हैं। क्यों खुलने के रीजन हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विदेशों में सामान जाया करते होंगे, जैसा कि मुहर मिल रहा है तो स्पष्ट ये पता चलता होगा, मान लीजिए विदेश में सामान जा रहा है तो सड़क पे गाड़ी लगेगी, मान लीजिए हो सकता है कि ये भंडार वगैरह जो स्टॉक रूम हम लोग कहते हैं, स्टॉक रूम वगैरह बनाए हुए होंगे जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, अगर वो गली कुची से होकर निकलता तो मुश्किल था गाड़ी को लगाना, तो इसीलिए रोड पे खोले गए ताकि आसानी से सामान को उठा करके और वो गाड़ी पे लोड कर दें और रोड पे गाड़ी लगी रहेगी। तो इसीलिए इसके जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो कहाँ खुले हैं? रोड की ओर खुले हैं। सती प्रथा का प्रावधान था। अब ये कैसे पता चला कि सती प्रथा का प्रावधान था? सती प्रथा होता क्या है? सती प्रथा एक
कहा जाए तो हिंदू समाज या पूरे भारत के समाज में, खास करके हिंदू समाज में ही एक कुरीतियां थी जो कि अब समाप्त हो चुकी है। वो कुरीतियां क्या थी कि पहले के जमाने में अगर किसी पत्नी का पति डेट कर जाता है, यानी किसी महिला का किसी पुरुष के साथ विवाह संपन्न होता है और किसी कारण बस उसका हस्बैंड डेट कर जाता है, तो उस महिला को जिंदा उस पति के साथ उसी चिता पे जला दिया जाता था। यानी बहुत निर्ममता के साथ मानव होने के बावजूद भी मानव इस तरह से ट्रीट करता था उस समय कि किसी भी महिला का अगर पति मर जाता है तो पति के साथ उसी, मतलब देखा जाए तो शव का जो जलाने की जो व्यवस्था की गई है उसी पर साथ में उसे भी जला दिया जाता था। एक ही कहा जाए तो उसको शमशान में एक ही स्थल पे उसको जला दिया जाता था। तो ये काफी कुरीतियां थी हिंदू समाज में जो कि खत्म हो गई है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है, क्योंकि युगल समाधान, युगल मतलब होता है जोड़ी। अब जोड़ी में ये तो क्लियर नहीं कोई कर पाया है ना, क्योंकि इतना तो साइंस उसमें डेवलप था नहीं, बाद में डेवलप हुआ कि स्त्री है या पुरुष है। लेकिन युगल जोड़ी का मतलब ही होता है कि स्त्री और पुरुष का 100 एक साथ मिला और बहुत जगहों से मिला। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि युगल जोड़ी यानी हस्बैंड और वाइफ अगर डेट करता है हस्बैंड, तो वाइफ को भी साथ में दफनाने की या जलाने की व्यवस्था थी। इसीलिए युगल जोड़ी मिले हैं वहां से, जो कि लोथल में थे। अब देखते हैं रंगपुर। रंगपुर कह रहा है कि भादर और मादर नदी के तट पर गुजरात में। देखिए कहीं कहीं भादर देता है, कहीं कहीं मादर देता है, तो मुझे भी ये चीज क्लियर नहीं है, बहुत सारे बुक में कंफ्यूज टाइप कर देता है, तो मैं इसीलिए दोनों लिख दिया हूं कि भादर और मादर। अगर आपका जो ऑप्शन है उसके अनुसार आप ये कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या फिर स्लैश करके जैसे मैंने दिया है वैसे ही होगा। तो आप लोग भादर और मादर दोनों चीजों को देख लेंगे कि तट पे गुजरात में ये स्थल है जहां धान का भूसा मिला है। अब धान का भूसा मिला है इसका मतलब खेती होता है, और धान का भूसा मिला यानी धान को कूटने की व्यवस्था वहां पे थी, तभी तो चावल अलग होगा भूसा अलग होगा। यानी काफी डेवलप हो चुका था रंगपुर। रंगपुर से धान के भूसी मिले हैं, और धान के भूसी मिले तो चावल के दाने भी मिले होंगे, जाहिर सी बात है। तो धान का भूसा मिलेगा तो चावल फिर कहाँ जाएगा, तो चावल के दाने और धान के भूसा दोनों रंगपुर से मिले हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है जिसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ है हरियाणा में। अब यह स्थल भारत का है। देखिए यहाँ मैंने लिखा था भारत प्लस पाक, यानी पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था आपका धौलावीरा। लेकिन यहाँ सिर्फ कह रहा है कि राखीगढ़ जो है हरियाणा में, ये राखीगढ़ घग्गर नदी के तट पे है। ये घग्गर नदी के तट पे स्थित राखीगढ़ जो सिर्फ भारत में पाए गए स्थल, बहुत सारे स्थल आप लोगों ने देखा, मोहनजोदड़ो वगैरह तो पाकिस्तान में है ना, हड़प्पा पाकिस्तान में है, बहुत सारे स्थल पाकिस्तान में है, बहुत सारे भारत में है। तो भारत में पाया गया स्थल में जो सबसे बड़ा स्थल था वो था राखीगढ़, जो कि हरियाणा में घग्गर नदी के तट पे था। अब कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था। यानी स्थल अलग है, शहर अलग है। स्थल का मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्रफल। शहर छोटा में भी हो सकता है और बड़ा में भी हो सकता है, सुविकसित होना चाहिए, वो सारी चीजों की सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा शहर था पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये देखिए हम लोगों ने कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा किया। अभी आपको हड़प्पा के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो डीप में बताने जा रहा हूं मैं। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब वहां के कल्चर के बारे में, वहां के विधि व्यवस्था और सिस्टम के बारे में मैं आपको बारीकी से बताने जा रहा हूं। ये प्रमुख स्थल थे जो कि समाप्त हो चुके हैं। अब पुनः हड़प्पा को हम प्रारंभ करते हैं और उनके तमाम चीजों के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या प्रथाएं थी, जो डीप में जाकर उसको मेंस के व्यू से, इस एग्जाम के मेंस के व्यू से भी उसको देख सकते हैं। तो आइए उन तमाम पहलुओं को हम पढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने प्रमुख स्थलों को देखा, अब मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को आगे हम लोग को जो चर्चा करना है वो चर्चा है सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब इन तथ्यों को, महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानते हैं जो वन लाइनर तो हैं लेकिन मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में होता क्या है कि उस स्थल के बारे में आपको तमाम चीजें लिखनी होती है। उसके भवनों का निर्माण कैसा था, वहाँ खेती की क्या व्यवस्था थी, किस तरह से लोग निर्वासित करते थे, रोड की क्या व्यवस्था थी, भगवान को कौन कौन से भगवान को पूजते, मतलब तमाम चीजें उस बारे में लिखनी होती है। इसीलिए मैं इसे वन लाइनर की तरह ही आपको पूर्णतः बताने जा रहा हूं। तो आइए समझते हैं, इसको देखते हैं।
तो मैंने लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के मकान पक्की ईंट से बने होते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मकान बनते थे वो पक्की ईंट से। आप लोगों ने भी पढ़ा भी कि अलंकृत ईंट का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छे से घर को सजा के बनाते थे ये लोग अलंकृत ईंटों के द्वारा। तो हड़प्पा सभ्यता में मकान जो है वो मकान पक्की ईंटों से बने होते थे, लेकिन मकान जो बनाने का सिस्टम था, जो व्यवस्था था, जो प्रथा था, वो प्रथा उस समय में इंग्लिश बॉयड पॉलिसी यानी पद्धति या ग्रिड पद्धति के नाम से प्रचलित थी। जो उस समय जो घर बनाए जाते थे, घर बनाने की जो प्रथा थी, आज हमारे यहाँ देखते हैं इंजीनियर बहुत तरह के डिजाइन देते हैं, अलग अलग डिजाइन से घर को बनाते हैं। उस समय की जो प्रथा थी वो इंग्लिश बॉयड पद्धति या फिर ग्रिड पद्धति के नाम से प्रचलित थी, जिन माध्यमों से घर बनाए जाते थे। आगे देखते हैं, यह सामान्यतः एक मंजिले हुआ करते थे, यानी वहां के अधिकतर जो घर थे हड़प्पा सभ्यता में वो एक मंजिले हुआ करते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में 2 मंजिले भी घर देखने को मिले हैं। मिट्टी के ही हुआ करते थे, तेलखरी वगैरह का प्रयोग किया जाता था उसमें, किंतु 2 मंजिले भवन का नाम दिया गया था। क्या नाम था? तो आइए देखते हैं। उस भवन को सभा भवन या कॉलेज भवन कहते थे। कॉलेज भवन या सभा भवन के नाम से वो भवन प्रचलित था। उस जमाने में जो भवन 2 मंजिले हुआ करते थे, 1 मंजिले तो सामान्य भवन थी, लेकिन 2 मंजिले जो हड़प्पा में मिले मोहनजोदड़ो से, वहां उसको सभा भवन या कॉलेज के नाम से जानते थे। कह रहा है कि यहाँ लोथल को छोड़ दिया जाए, यानी अभी जैसे मैंने आपको लोथल पढ़ाया, लोथल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी स्थल हड़प्पा में खोजे गए हैं, तमाम स्थलों के बारे में यही मान्यता है कि सभी स्थलों में जो सड़कों के मतलब साइड में, यानी सड़कों के अपोजिट या सड़कों के साइड में, मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये सड़क है तो सड़क के अगर मकान ये बनाया गया है तो या तो मकान का दरवाजा इधर से होगा या पीछे से होगा या इधर से होगा, सामने से सिर्फ लोथल में मिला है। यानी लोथल एक देखा जाए तो व्यापारिक नगर था, क्योंकि वहां से व्यवसाय दूसरे देशों में भी किए जाते थे। फारस का मोहर भी मिला है लोथल से, तो इसीलिए लोथल को छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर जो दरवाजे या खिड़कियां देखने को मिले हैं वो अपोजिट या दाहिने या बाएं तरफ से खुलते थे, यानी सामने से नहीं खुलते थे। कह रहा है कि सभ्यता में सबसे बड़ा भवन जो है वो अन्नागार या कोठागार के नाम से फेमस है। अन्नागार या कोठागार, अन्नागार आप लोग लुसन में पढ़ा होगा, कोठागार एक नया शब्द है। कोठागार या अन्नागार से फेमस है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार दोनों प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्नागार की लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है, जो कि ये अन्नागार है। स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं, जो कि सार्वजनिक स्नानागार होते थे। सार्वजनिक स्नानागार कहने का मतलब है स्विमिंग पूल। सोचने वाली बात है, इस बिंदु पर थोड़ा सा आप लोग केंद्रित करेंगे अपने मस्तिष्क को, क्योंकि आज हम लोग 21वीं सदी में हैं और ये ईसा पूर्व की घटना हम पढ़ रहे हैं आज से 2500 ईसा पूर्व, यानी उस समय से अगर आज तक जोड़ा जाए तो करीबन 4500 प्लस साल हो जाते हैं। यानी 4500 साल पहले लोग अन्नागार, यानी अन्नागार करने का मतलब जैसे आज हम लोग स्टॉक रूम बनाते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज, स्टॉक रूम वगैरह, ये सब चीजें पहले भी हुआ करती थी। आज स्विमिंग पूल हम लोग आधुनिक तौर पे, आधुनिक जो घर बनाते हैं, होटल बनाते हैं, उसमें होता है स्विमिंग पूल, जबकि उस जमाने में भी लोग स्विमिंग पूल का आनंद लिया करते थे। यानी स्विमिंग पूल यानी स्नानागार होते थे, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है, जो कि उस समय सार्वजनिक होते थे। और इतना ही नहीं, इसके चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती थी, जो आसानी से जो उतरने के लिए स्विमिंग पूल में होता है सीढ़ियां, वैसे ही सीढ़ियां होती थी। इसके अलावे वस्त्र को बदलने के लिए और विश्राम करने के लिए बगल में आवास टाइप का छोटा सा घर बनाया जाता था, ताकि जो स्नान करे कपड़े को वहां बदल सकते हैं या रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं। यानी आज से कई आधुनिक चीजें पहले भी थी। यानी पहले के काल से हम लोग आज के काल को सोचा जाए तो सीख रहे हैं, यानी आज से जो 4500 वर्ष पहले हो चुका है वो आज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। कालीबंगन में घरों के अंदर कुएं का प्रमाण मिला है। कालीबंगन में जो है कुआं घर के अंदर हुआ करता था, यानी जो नदियों के तट के किनारे लोग रहा करते थे वो इतना डेवलप हो चुके थे कि वो सोचे कि चलिए भाई घर के अंदर कुआं खोद लेते हैं, पानी के लिए हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कालीबंगन से प्रमाण मिला है, यानी कालीबंगन में कुआं भी था।
मोहनजोदड़ो की सड़कें काफी चौड़ी हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो आप लोग जानते हैं सबसे विकसित शहर था। अगर कहीं आपका प्रश्न आता है कि सभ्यताओं में सबसे जो पहली सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता कौन सी है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। अगर मानव का विकसित रूप के अगर बारे में देखा जाए, संस्कृति, कल्चर, सिविलाइजेशन के बारे में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानवों का प्रमाण कहाँ से मिलता है तो अफ्रीका महादेश से मिलता है। मानव का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महादेश से मिलता है, लेकिन सभ्यताओं का प्रमाण सबसे पहले एशिया महादेश से मिलता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में है। एशिया से मिलता है। आपका एशिया के अलावा और भी यहाँ से चीनी सभ्यता है। मिस्र तो यूरोप में पड़ जाता है, लेकिन चीनी सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, ये सब सभ्यता एशिया में है, जो कि वहां से प्रमाण मिलते हैं। आइए चर्चा करते हैं फिर आगे। कह रहा है कि यहाँ 3 प्रकार की सड़कें होती थी। हाँ, तो काफी चौड़ी सड़कें होती थी और 33 फीट यानी 33 फीट जो लंबी चौड़ी सड़कें होती थी उसे राज्य पथ का दर्जा दिया गया था। उसमें तो देश होता नहीं था, राज्य होता था, है ना। आज हमारे यहाँ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़क होता है, 3 प्रकार के आज भी हमारे यहाँ सड़क है। तो कहा जाए तो उसी को देख के कहीं हमारे यहाँ सिस्टम में बना दिया गया, है ना। सोचने वाली बात है ना। 3 प्रकार के सड़क है। सबसे बड़ी सड़क को राज्य पथ कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी सड़क होती है जो NH कहलाती है, नेशनल हाईवे कहलाती है। फिर SH होता है, फिर DH होता है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे होता है, ग्रामीण सड़कें होती है। तो पहला सबसे बड़ी सड़कें राजपथ, दूसरा मध्य चौड़ी सड़कें, तीसरा गली की पतली सड़कें। यानी 3 प्रकार की सड़कें की व्यवस्था पहले भी प्रचलन में थी। कह रहा है कि हड़प्पा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के निवासी लोग रहते, यानी प्रजातियों में। जैसे आज बहुत सारी प्रजातियां आप देखते हैं समाज में, बहुत सारे के लोग रहते हैं, बहुत सारे जाति धर्म और प्रजातियों में लोगों को बांट दिया गया है। उस समय की जो प्रजातियां थी वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रजातियां थी। भूमध्यसागरीय प्रजाति और प्रोटोएस्टेरियलाइड और अल्पाइन और मंगोलाइड, ये प्रमुख क्या हैं, 4 प्रजातियां हैं। और ये 4 प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में थी। किंतु इन चारों प्रजातियों में सबसे जो विकसित प्रजातियां थी, सबसे अधिक जो थी, वो भूमध्य महासागरीय प्रजाति थी, जिनकी संख्या भी काफी अधिक थी। यानी विकसित भी थी और काफी अधिक इनकी संख्या भी थी। उस समय देखा जाए तो सबसे प्रिय देवता भोलेनाथ थे, यानी शंकर भगवान थे। यहाँ मैंने अर्धशिव और शिव लिखा है, इसके पीछे लॉजिक है। मैं आपको यहाँ डिफाइन करूंगा क्यों मैंने अर्धशिव और शिव लिखा है। इसके पीछे की एक दास्तान है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ बहुदेवीय थे, बहुदेवीयवाद लोग थे, यानी बहुत सारे देवताओं को मानते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित देवता थे वो शिव थे, सबसे ज्यादा प्रचलित थे जो शिव थे। लेकिन यहाँ बहुत सारे देवताओं को भी माना जाता था, पूजा किया जाता था। यहाँ मूर्ति का प्रमाण मिला है, यानी मूर्ति का प्रमाण सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है, मूर्ति का प्रमाण। इसके अलावे आगे देखते हैं करा कि इस काल में देवी और देवताओं दोनों की पूजा की जाती थी। यानी जैसे शंकर भगवान की पूजा की जाती थी, शिव की पूजा जाती थी, वैसे ही मातृ देवी की पूजा की जाती थी, धरती माता की पूजा की जाती थी। आगे आपको मैं बताऊंगा कि एक चित्र मिला है, जिस चित्र में यह दिखाया गया है कि गर्भ यानी पेट से एक महिला है, महिला का चित्र है जिसमें पेट फटा हुआ है और वहां से एक पौधा निकला हुआ है। इस तरह की प्रतिमा मिली है जिसे मातृ देवी के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। प्रिय जो पशु थे वो एक सिंही बैल या बसहा बैल। बसहा बैल आप लोग सुने होंगे, शंकर भगवान की सवारी है ना। सबसे प्रिय नंदी बसहा बैल, है ना। तो एक सिंह वाला बैल मिला है या बसहा बैल, ये दोनों मिला है, क्योंकि प्रिय उस समय का हुआ करता था। पक्षी उस समय का जो था वो फाख्ता था, पीपल का वृक्ष प्रिय था, और नदी में सिंधु नदी थी, क्योंकि इसीलिए तो सिंधु नदी की सभ्यता का नाम पड़ा है हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि सिंधु नदी के तट पे था। सारी नदियां, छोटी छोटी जो नदियां मिली सजा के सिंधु में मिल गई है, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। कह रहा है कि प्रिय देव थे जो शिव थे, और इनके 2 रूपों का पूजा गया है। यानी शंकर भगवान जो थे, शिव जो प्रिय भगवान थे उस समय के, इनके 2 रूपों को पूजा गया है। एक रूप इनका है जो लिंग को पूजा गया है, और एक मानव रूप को। आज भी है कि मानव रूप में भी पूजा जाता है और शिव का लिंग भी पूजा जाता है। यानी आज भी वर्तमान समय में भी शंकर भगवान के 2 रूपों को पूजा जाता है। देवियों में जैसे कि बताया गया, देवी और देवता दोनों का यहाँ पे रहा है, दोनों लोग की पूजा पाठ की गई है। यहाँ अगर देखा जाए देवियों का भी 2 रूप है। एक रूप योनि रूप को पूजा गया है, कामाख्या या कहीं एक मंदिर है जहाँ देवी का जो योनि रूप को पूजा किया जाता है, वो मंदिर है योनि मंदिर के नाम से फेमस है। और मानव रूप में भी, यानी देवियों को भी योनि और मानव के रूप में पूजा गया है, और देवताओं को भी लिंग और
मानव रूप में, देवताओं में मुख्य रूप से शिव को, क्योंकि शिव ही थे उस समय। हड़प्पा और मिस्र दोनों की सभ्यता मातृक सत्तात्मक थी। अब मातृक सत्तात्मक क्या होता है? मातृक सत्तात्मक कहने का मतलब है कि माता की प्रधानता हो, यानी उस कुल में माँ का वैल्यू अधिक हो, माँ का महत्व अधिक दिया जाता हो, यानी उस वंश का, उस खानदान का, उस कुल का मालिक जो रहेगा वो महिला ही रहेगी। जैसे अभी हम लोग के समाज में क्या है, पितृ प्रधान हो गया, पुरुष प्रधान हो गया, जिसमें पिता का उत्तराधिकारी पुत्र और पुत्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है। वैसे पहले के काल में, सिंधु घाटी काल में माता हुआ करती थी, यानी माता का उत्तराधिकारी उनकी बेटी और उनके उत्तराधिकारी उनकी बेटी, यानी बेटियों पर पहले का खानदान वंश चला करता था और आज पुत्रों पे है, बेटों पे है। कह रहा है कि हड़प्पा में मूर्ति मिले हैं किंतु मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। यानी याद रखिएगा, पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण मिला है या नहीं मिला है, अभी तक आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा। यानी हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है, सिर्फ मूर्ति का प्रमाण मिला है। तो वो भी शंकर भगवान वगैरह की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखा है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये सब मूर्तियां मिली है। लेकिन मंदिर का प्रमाण मिला है मिस्र की सभ्यता से। मिस्र, पिरामिड, गीजा, मम्मी, आप लोग सुने होंगे, है ना, मिस्र में मम्मी कहा जाता है पिरामिड को, जिसके बारे में आगे हम मिस्र के पिरामिड के बारे में भी, उसकी सभ्यता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कल संभवतः देखेंगे, कल अगर समाप्त हो जाए तो ठीक है, तो फिर आगे आपका सुमेरियन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इस सब बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, करा के हड़प्पा वासी सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते थे, उनको भगवान मानते थे कि वो सबको ऊर्जा दे रहे हैं, सबको रोशनी दे रहे हैं, सबको जीवन दे रहे हैं, तो सूर्य को भगवान मानते थे। इसके अलावे पशु पक्षी, नदी, झरना, जीव जंतुओं की भी पूजा करते थे। यानी कहा जाए तो बहुत ही सभ्य लोग थे जो पेड़ पौधे, प्राकृतिक चीजों का भी पूजा पाठ किया करते थे। हड़प्पा में सबसे पहले एक लिंगी सांड का पूजा किया गया, यानी अगर जानवरों में देखा जाए तो सबसे पहले पूजा गया एक लिंगी सांड को। उसके बाद आगे चल के समय जैसे बदला तो फिर कुबड़ वाला सांड की पूजा की जाने लगी। यानी सबसे पहले एक लिंगी सांड की, फिर कुबड़ वाला सांड की। जैसे बसाबैल में कुबड़ होता है ना, उसी तरह से कुबड़ वाला सांड की पूजा की गई। कह रहा है कि यज्ञ के अवसर पे पशुओं की आहुति यानी बलि देने की व्यवस्था थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा घाटी सभ्यता में आपका पशु बलि की भी प्रथा थी। यानी कोई भी शुभ काम करने से पहले, यज्ञ करने से पहले पशुओं की आहुति देनी जाना अनिवार्य था। इसका परिमाण कालीबंगन से भी मिला है, यानी कालीबंगन से ही मिला है कि उस समय पर के प्रथा में पशुओं को बलि देने की व्यवस्था थी। हड़प्पा में तावीज का भी प्रमाण मिला है। तावीज जो देखते हैं ना, बांधते लोग, जंतर जिसको बोलते हैं, जंतर देहाती भाषा में तावीज, जो भूत ऊत से डर लगता है तो लोग बांध लेता है, गले में भी पहनता है ना। तो उस समय लोग भूत से और आत्मा से काफी डरते थे, भयभीत होते थे कि आत्माएं आएगी, आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर आ जाएगा, भूत हमको पकड़ लेगा। जैसे आज के समय में भी लोगों के अंदर ये डर होता है कि भूत है, आत्मा है, पकड़ लेगा मुझे परेशान करेगा, ये है वो है, बहुत तरह की बातें हैं, है ना। अब ये सत्य है या असत्य है ये आपको डिसाइड करना है। मैं इस चीज पर बस नहीं करने वाला हूँ कि भूत होता है कि नहीं होता, आत्मा होती है कि नहीं होती, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। हड़प्पा में तावीज का प्रमाण मिला है। क्यों? क्योंकि लोग आत्मा का विश्वास करते थे, उन्हें आत्मा से डर था, इसीलिए तावीज का प्रमाण मिला है। अब जंतर जिसको हम लोग कहते हैं, और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आप लोग को मैं टॉपिक बाय टॉपिक विशेष चर्चा करते हुए सारी चीजों को बताने जा रहा हूं और आप इसको अध्ययन करते जाएं। दूसरी चीज है सबसे महत्वपूर्ण कि हो सकता है मैं जब खड़ा हूं और लिखने के बताने के दौरान आप इसको नोट नहीं कर पाएं, तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आप लोग तक सही जानकारी पहुंचाऊं, जितना ज्यादा हो सके डीप में, मेरा यही प्रयास रहेगा और इसी प्रयास पे हम कार्यरत रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।